हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो पिछली क्लास में जो हमने स्टार्ट किया था क्लास 11 की, उसमें हमने डेफिनेशन कवर किया था और साथ ही साथ हम डिफरेंस स्टार्ट किए थे, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से वो बंद हो गई थी। तो आज की क्लास में हम लोग बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने मैंने पहले से लिख रखा है कि डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप हाफ ईयरली का एग्जाम दें, चाहे कोई टेस्ट दें आप 11th में, तो ये टॉपिक आता ही आता है, टीचर्स ये पूछते ही हैं। और साथ ही साथ हम आज जो कवर करेंगे वो एक चीज और कवर करेंगे कि इसकी लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ये दो चीज और कवर करेंगे। तो इसके बाद हमारा ये चैप्टर कहीं कंप्लीट हो जाएगा। जो ये दो क्लास में ही हम लोगों ने, पहली क्लास और ये दूसरी क्लास जो होगी, इन दोनों क्लास से हमारा जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ये यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। इतना ही खाली आपके लिए काफी होगा, जितना आप ये पढ़ लेंगे ये दोनों ही क्लास। तो मतलब दो क्लास लगभग आपका 1 घंटे का हो जाएगा। 1 घंटे में ही आपका पहला चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हाँ, साथ एक चीज और, यहाँ पे अकाउंटिंग के बाद हम एक डिफरेंस और सीखेंगे, अकाउंटेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में क्या अंतर है। अगर डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आपको सीखना है तो एक चीज और याद रखिए, ये डिफरेंस आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है कि सर ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। अगर आपने अकाउंटिंग की प्रोसेस, अकाउंटिंग की प्रोसेस हमने पिछले चैप्टर में, पिछली क्लास में देखा हुआ है, जो कि पहली क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की क्लास फर्स्ट, उसमें अगर आपने इसके डिफरेंस को अगर आपने उसके डेफिनेशन को देख लिया है तो डेफिनेशन से ही ये डिफरेंस बन जाएगा। जैसे कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसके डेफिनेशन से। इसका डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ identifying, recording, classifying, summarizing, analyzing, communication, यहां पर इंटरप्रिटेशन लिख लीजिएगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आप किसी भी बुक को रिफर कर लीजिए जो कि ये डेफिनेशन लिखा ही होगा। आप कोई भी बुक ले लीजिए, चाहे डीके गोयल ले लीजिए, एस.एस. शर्मा ले लीजिए, और कोई भी ले लीजिए, टी.एस. ग्रेवाल ले लीजिए, इसमें ये डेफिनेशन लिखा होगा। तो इसमें लिखा होगा अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ही डिफरेंस बताता है। कैसे? देखिए, जानते हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट, तो ये आर्ट तो बताइए। आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये जो प्रोसेस होता है ये बुक कीपिंग का पार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? बुक कीपिंग। ठीक है, वहीं अकाउंटिंग में समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग आ जाता है। समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन आ जाता है। मतलब कि बुक कीपिंग के अंदर आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग आता है, वहीं अकाउंटिंग के अंदर समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेशन होता है। अब एक चीज और, बुक कीपिंग पहले होती है, पहले अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड और क्लासिफाई किया जाता है। वहीं अकाउंटिंग क्या करता है, जब ये क्लासिफाई हो जाता है, सारी चीज क्लासिफाई हो जाती है, तब ये इसको क्या करता है? समराइज करता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एनालाइज करता है, इंटरप्रिटेशन करता है, कम्युनिकेशन करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले बुक कीपिंग होती है, बुक कीपिंग के अंदर ये 3 चीज कंसिस्ट होती हैं, फिर उसके बाद अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग बुक कीपिंग के बाद ही आता है, फिर उसके बाद इसके अंदर ये समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन। अगर आप पहला डिफरेंस लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या कंसिस्ट होता है, इसके अंदर क्या क्या कंसिस्ट होता है। ठीक, दूसरी चीज, ये पहले स्टार्ट होता है, बुक कीपिंग पहले स्टार्ट होता है, फिर अकाउंटिंग आता है।
ये प्राइमरी स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि बुक कीपिंग करने के लिए आपको नॉलेज कितनी रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज। तो अब मैं इसका मैंने इसका डेफिनेशन लिख दिया है, तो मैं अब इसके डिफरेंस को आपको दिखाता हूं। देखिए मैंने इसका डिफरेंस पहले से लिख रखा है, देखिए मैंने इसका डिफरेंस पहले से लिख रखा है कि क्या डिफरेंस लिखा है। देखिए मैंने लिख रखा है कि बुक कीपिंग आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग करता है। मतलब कि बुक कीपिंग के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, 3 चीज आती हैं, ठीक है। वहीं अकाउंटिंग के अंदर क्या आता है, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। मतलब कि बुक कीपिंग से अकाउंटिंग अलग है, ये तो दिख ही रहा है। वह दूसरा, बुक कीपिंग के अंदर बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है। जब तक बुक कीपिंग नहीं होगा तब तक अकाउंटिंग नहीं हो सकती। मतलब ये कि बुक कीपिंग तो इंडिपेंडेंट है लेकिन अकाउंटिंग डिपेंडेंट है। मतलब आप ये डिफरेंस भी लिख सकते हैं, बुक कीपिंग इंडिपेंडेंट है एंड अकाउंटिंग डिपेंडेंट है। अकाउंटिंग करने के लिए आपको बुक कीपिंग की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो सेकेंडरी स्टेज अकाउंटिंग होती है। देखो एक चीज, बुक कीपिंग करने के लिए आप ना 2 घंटे, अगर 2 महीने भी अगर आप 11th पढ़ लीजिए, या कोई भी नहीं जानता उसे बस थोड़ा बहुत भी अकाउंट्स की नॉलेज की रिक्वायरमेंट है तो वो बुक कीपिंग कर सकता है। अगर वो थोड़ा बहुत भी नॉलेज ले ले या 2 महीने भी पढ़ लिया अकाउंट्स के बारे में, तो उसे रूटीन वर्क आ जाएगा, जैसे उसे बुक कीपिंग करना आ जाएगा कि कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे क्लासिफाई किया जाता है। लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए 2 महीने का काम नहीं है। इसको करने के लिए आपको हायर नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, समराइज करना, एनालाइज करना, इंटरप्रिटेशन करना, कम्युनिकेशन करना, इसके लिए होता है। और हाँ, बुक कीपिंग क्लर्कियल नेचर, रूटीन वर्क है, ये डे टू डे किया जाता है। इसका मतलब क्या है, डे टू डे का मतलब क्या होता है ये समझिए। जैसे देखिए बुक कीपिंग क्या होता है, पूरे साल चलता रहता है। आप ना रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग पूरे साल करते रहते हैं। साल का जब अंत आता है ना, तब यहाँ पे अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। अकाउंटिंग साल के अंत में स्टार्ट होती है और बुक कीपिंग पूरे साल चलती रहती है। बुक कीपिंग पूरे साल चलती रहती है। बुक कीपिंग करने के लिए रूटीन जॉब होती है, लेकिन अकाउंटिंग कोई रूटीन जॉब नहीं है। अकाउंटिंग आप साल के अंत में आएंगे। जैसे एक सिंपल से एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे हमारे पास एक बिजनेस है, उसमें हमने एक मुनीफ को रख रखा है। क्या रख रखा है, मुनीफ को रख रखा है। मुनीफ क्या करता है, हमारे डे टू डे परचेज सेल की रिकॉर्डिंग करता रहता है। लेकिन हमारे पास एक सीए भी है, वो क्या होता है, वो साल के अंत में आता है, मुनीफ से कहता है लाओ बुक्स ऑफ अकाउंट लाओ, चेक करो। मैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करके सीधे ओनर को बताता है कि आपका इतना प्रॉफिट या लॉस हुआ है और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुक कीपिंग रूटीन वर्क है, लेकिन अकाउंटिंग कोई रूटीन वर्क नहीं है। अकाउंटिंग करने के लिए आपको नॉलेज की बहुत सारी ज्यादा जरूरत होती है। उसके बाद देखो, परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ, परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ। देखो बुक कीपिंग करने के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसे जूनियर स्टाफ परफॉर्म कर सकता है और कोई भी 2 महीने सीख लिया वो स्टार्ट कर देगा बुक कीपिंग। लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत होगी, एक्सपीरियंस की जरूरत होगी, तो इसके लिए से सीनियर स्टाफ परफॉर्म करते हैं किसी भी बिजनेस में। देखो अब मैंने नॉलेज की बात की, तो ये लो लेवल ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट है और इसमें हायर लेवल ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सिस्टमैटिक मेंटेन करता है रिकॉर्ड। बिजनेस ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करने की बात करता है। वहीं अकाउंटिंग की जो ऑब्जेक्टिव है वो असर्टेनमेंट करता है कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, बिजनेस के पास कितना एसेट है, कितनी लायबिलिटीज है। अब आप जो बच्चे नए हैं उनको तो ये पता भी नहीं होगा कि एसेट क्या होता है, सर लायबिलिटीज क्या होता है, इसलिए मैं ऐसे वर्ड्स को यूज कर रहा हूं जो आपको पता हो कि आपके पास सारी चीजें कौन कौन सी हैं, आपके पास कितने का स्टॉक है, कितनी बिल्डिंग है, कितना मटेरियल है बचा हुआ, ये सारी चीजें बताता है, असर्टेनमेंट करता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग साल के अंत में होता है और बुक कीपिंग रेगुलर होता है। तो आपको ये क्या पूरी चीज समझ में आ गई। बुक कीपिंग के अंदर ये 3 प्रोसेस आते हैं, कौन कौन से, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। वही अकाउंटिंग के अंदर समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। स्टेजेस, बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, वही अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। इसको डे टू डे रेगुलर नेचर में किया जाता है, ये साल के अंत में एनालिटिकल नेचर है। एनालिटिकल नेचर का मतलब ये होता है, इसके लिए माइंड रिक्वायरमेंट होती है कि आपको दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, साल के अंत में किया जाता है। मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करने का बस काम है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। बुक कीपिंग खाली सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करके छोड़ देता है। वही अकाउंटिंग क्या करता है, ये पता करता है कि फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की क्या है।
वही बुक कीपिंग करने के लिए आपको जूनियर स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, अकाउंटिंग करने के लिए सीनियर स्टाफ की। बुक कीपिंग करने वाले बंदे को सिर्फ लो लेवल नॉलेज भी काम आ जाएगा, बुक कीपिंग की लो लेवल नॉलेज होता है अकाउंट्स के। वहीं अकाउंटिंग करने के लिए उसे हायर लेवल ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस खत्म होता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब इसके बाद बात करें अकाउंटेंसी क्या होता है और अकाउंटिंग क्या होता है। पहले ये समझ लेंगे तब हमको सारी चीज समझ में आ जाएगी। देखो, अकाउंटिंग एक मेथड है, अकाउंटिंग एक मेथड है कि कैसे अकाउंटिंग की जाती है। मतलब अकाउंटिंग एक मेथड प्रोवाइड करता है किसी तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कैसे लिखा जाए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को किस तरीके से लिखा जाए। ठीक है, जैसे जो बच्चे 10th पढ़ के आए मैं उनके लिए मैथ्स का एक पॉइंट लेता हूं। उसके जैसे अगर हम कहेंगे 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका रिजल्ट कितने लोग क्या बताएंगे? कई बच्चे बोलेंगे 2, लेकिन इसका रिजल्ट होता है 3। क्या होगा इसका रिजल्ट? 3। तो ये देखो, आप तो ये अप्लाई कर रहे हो, इसमें मेथड जो अप्लाई कर रहे हो इसका कोई प्रिंसिपल होगा। क्या होगा? प्रिंसिपल, कोई रूल होगा। क्या होगा? रूल होगा। रूल कौन सा? बोर्ड मास रूल है सर, बोर्ड मास रूल होता है। ठीक है, तो बोर्ड मास रूल क्या होता है? बोर्ड मास रूल एक नियम है कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। इसी तरह अकाउंटिंग की जो मेथड है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मेथड तो बताता है कि किस तरीके से करना है, लेकिन वो प्रिंसिपल कौन बताता है? अकाउंटेंसी बताता है। अकाउंटेंसी के अंदर रूल्स एंड मेथड विच अप्लाई बताया जाता है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है वो अकाउंटेंसी बताता है। और अकाउंटिंग क्या करता है? सिर्फ मेथड बताता है कि किस तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। जैसे आप मैथ्स के सॉल्यूशन करते हो तो मैथ्स, लेकिन इसके रूल्स एंड मेथड दोनों चीज मैथमेटिक्स का पॉइंट है। तो इसी तरह अकाउंटिंग में क्या होता है? खाली अकाउंटिंग में मेथड बताया जाता है कि किस तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, लेकिन वो उसका रूल्स और मेथड सारी चीज कंसिस्ट किसके अंदर आता है? अकाउंटेंसी। तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं, ये अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी, और ये अकाउंटिंग है। क्या है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ मेथड आता है। क्या आता है? मेथड। इसके अंदर क्या आता है? प्रिंसिपल्स एंड मेथड आता है। मतलब अकाउंटेंसी एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, वाइडर कॉन्सेप्ट है इन कंपेयर अकाउंटिंग। ठीक है, अगर अकाउंटेंसी की बात करो तो अकाउंटिंग बड़ा कॉन्सेप्ट है इन कंपेयर अकाउंटिंग। वहीं बुक कीपिंग के, अगर इसी में बुक कीपिंग को भी देखा जाए तो बुक कीपिंग को आप कैसे देख सकते हैं मैं बताता हूं। बुक कीपिंग को इस तरीके से देख सकते हैं, ये बुक कीपिंग हो गया। देखो, सबसे छोटा बुक कीपिंग होता है, फिर उसके बाद क्या आता है? अकाउंटिंग आता है, फिर उसके बाद क्या आता है? अकाउंटेंसी। तो सबसे बड़ा अकाउंटेंसी, फिर उससे छोटा अकाउंटिंग, फिर बुक कीपिंग। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, इस तरीके से देखा जा सकता है। अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर प्रिंसिपल्स एंड मेथड है, ये खाली एक मेथड है और ये खाली सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, ठीक है। ये सारी चीज क्लियर हो गई। हमने अकाउंटेंसी का डिफरेंस देख लिया, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके आगे जो पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। देखो एक चीज बता रहा हूं, अगर मुझसे पूछोगे ना पर्सनली, तो ये पॉइंट चैप्टर में होना ही नहीं चाहिए था, ये पॉइंट चैप्टर में नहीं होना चाहिए था, और इसके बाद लिमिटेशन भी नहीं होनी चाहिए थी, लिमिटेशन या एडवांटेज भी नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था, मैं इसका रीजन बताता हूं। जब तक किसी चीज की नॉलेज ना हो, आपको पता ही नहीं, आप पहला स्टार्ट कर रहे हैं, पहला दिन है या पहली बार किताब उठा रहे हो और आपको पता ही नहीं कि अकाउंटिंग
क्या होता है, जब तक आप पूरा अकाउंटिंग नहीं लगाओगे तब तो आपको उसके सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं, तब तक आप कैसे बता सकते हो कि उसके क्या नियम है, क्या लिमिटेशन है। जब तक मैं अगर एक बात बताऊं, तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम उसको जानते तक नहीं हो, अगर कोई इंडिविजुअल है उसको नहीं जान रहे हो, तो उसकी क्या कमी है तुम कैसे बता सकते हो, लेकिन क्या उसके एडवांटेजेस है कैसे बता सकते हो, ये कोई नहीं बता सकता। जब तक हम पढ़ते नहीं है, जब तक उसकी जानकारी नहीं होती, हम ना उसके लिमिटेशन बता पाते हैं ना उसके एडवांटेज बता पाते। ऑब्जेक्टिव तो थोड़ा बहुत बता भी लेंगे, बट लिमिटेशन एंड एडवांटेज तो कभी नहीं बता सकते। लेकिन हमें चैप्टर में दिया है तो हमें सिलेबस कवर करना ही है, तो हम लोग इसके लिमिटेशन एंड एडवांटेज को डिस्कस करेंगे। देखो, इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो ये क्यों सब्जेक्ट बना है, इसका क्या पर्पस है। ये सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एक तरह से, मतलब कि आपके रियल लाइफ में इसका इन्वॉल्वमेंट है। जितने भी बिजनेसमैन होते हैं उनको ये यूज करना पड़ता है। देखो, अकाउंटिंग क्यों करते हैं लोग, सबसे पहला काम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। देखो, पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बिजनेस जो होता है ना, बिजनेस क्या होता है, बहुत रोज होने वाले ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उसको भूले ना। क्या होता है कि सभी बिजनेस में क्या होता है कि जो बिजनेस करता है उसके साथ रोज कई लोग परचेस करने आते हैं, कई लोग सेल करने आते हैं, सारी चीजें, तो वो अपनी चीजों को सही तरीके से लिखना चाहता है कि उसका कितना ट्रांजैक्शन आज हुआ, कितना नहीं हुआ। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना चाहता है कि क्या बेचे क्या नहीं बेचे। बाद में फिर उसके बाद इसकी दूसरी होती है ऑब्जेक्टिव होता है पोजीशन पता करना कि बिजनेस की पोजीशन क्या है। मतलब बिजनेस, जैसे तुम लोग ने कभी पहले हम लोग इसके एग्जांपल से इसके बिजनेस को पोजीशन को समझना है, तो मैं एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे तुम लोग ने कभी सुना होगा कि सर एलन मस्क का नाम सुना होगा, अंबानी जी का नाम सुना होगा। तो अंबानी लोग, ये लोग क्या है, इनके तो तुम लोग क्यों जानते हो, क्योंकि ये लोग बहुत अमीर हैं। अमीर कैसे हैं सर, इनके पास बिजनेस है और बिजनेस की इनके पास पैसा बहुत है, तो ये पोजीशन ही तो है कि इनके पास कितना पैसा है, ये पोजीशन ही तो है, कितनी की वेल्थ है कि ये पोजीशन ही तो है। तो इसी तरह अकाउंटिंग क्या करता है, आपके पास जो बिजनेस होता है उसकी पोजीशन बताता है कि आपके पास कितना एसेट है, मतलब कि कितने का बिजनेस का एसेट है, कितना आपने पैसा लगाया है जिसे हम कैपिटल कहते हैं, और कितना बाहर पैसा देना है जिसे हम लायबिलिटीज कहते हैं। कितना बाहर पैसा देना है उसे हम लायबिलिटीज कहते हैं। तो अकाउंटिंग क्या करता है, बिजनेस की पोजीशन को भी बताता है कि आपके पास क्या क्या चीजें कितनी हैं, कितने की बिल्डिंग है, कितने का एसेट है, कितना कैश बचा हुआ है पूरे साल के अंत में, कितने का स्टॉक बचा हुआ है पूरे साल के अंत में। ये सारी चीज पता करने के लिए हम लोग बोलते हैं। तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमिनेशन मतलब होता है कैलकुलेट करना। देखो, आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ पूरे साल के अंत में। जानते हो एक चीज होती है, हम लोग जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के पहले दिन ही नहीं बोलते थे अरे यार प्रॉफिट हुआ, नहीं। जैसे ये कि आप बिजनेस अगर किसी भी चीज का कर रहे हो, अगर आप टीवी का बिजनेस कर रहे हो, आप टीवी बेचते हो, तो पहला टीवी बेच के आप ये नहीं बता सकते कि हमें इतने का प्रॉफिट हो गया, नहीं। आपको टीवी पूरे साल बेचनी है। क्या चीज, टीवी पूरे साल बेचने के बाद, सारे खर्चे काटने के बाद आपके पास प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, ये पता किया जाता है। प्रॉफिट और लॉस पूरे साल के अंत में पता किया जाता है, कभी भी हर दिन नहीं पता किया जाता। हर दिन प्रॉफिट या हर दिन लॉस नहीं पता करते। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमिनेशन की बात कर रहे हैं तो, और कई लोग कहेंगे कि सर टीवी बेचे थे 10 लाख का, वो 12 लाख 10 लाख के, अरे 1 लाख की टीवी थी उसे 1,20,000 में बेच दिए। इमेजिन करें कि आपके पास 1 लाख की टीवी थी और आपने 1,20,000 में उसे बेच दिया। तो ये जो कंडीशन है, ये आपने जो 20,000 रुपए कमाया, ये अभी प्रॉफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपने इसमें से कई सारे खर्चे ऐसे होंगे जो नहीं काटे होंगे। तो ये सारे खर्चे हमें पूरे साल के अंत में पता चलता है कि और ये सारे भी खर्चे थे। क्योंकि आप जब और थोड़ा सा और ब्रॉडर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ खर्चे और सारे भी होते हैं। तो
प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए अकाउंटिंग यूज की जाती है। अकाउंटिंग ये काम करता है कि अकाउंटिंग एक पता करने की कोशिश करता है कि पूरे साल के अंत में आपको कितने का प्रॉफिट हुआ या कितने का लॉस हुआ। ठीक है, ठीक है। और एक चीज और, इसका ऑब्जेक्टिव और क्या है, देखिए एविडेंस, ये एविडेंस भी बनाता है। एविडेंस का मतलब क्या है, कंपैरिजन भी करना, एविडेंस भी बनाना। देखो पहले सबसे हम लोग पता करते हैं एविडेंस, कंपैरिजन। कंपैरिजन की मतलब क्या होता है, देखो अगर जैसे अगर दो लोग हैं, ये A है और ये B है, इसका भी 10th का रिजल्ट आया, इसका भी 10th का रिजल्ट आया, इसका 96% है, इसका 95% है, तो तुम ये आराम से कह सकते हो कि B 1% कम पाया है किससे, B 1% कम पाया किससे, A से। कैसे बता दिए कि जब इसका रिजल्ट दोनों का पता है तब आया। ठीक, इसी तरह जब आप बिजनेस करते हैं तो आप जब पोजीशन या प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, जब प्रॉफिट या लॉस या पोजीशन निकालते हैं तो आप एक बिजनेस का, जैसे फर्म A का फर्म B से कंपैरिजन कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं, फर्म A का फर्म B से कंपैरिजन। जिसे आप लोग टाटा और अंबानी का कंपैरिजन कई बार करते होंगे कि सर इस समय टाटा के पास पैसा कम है, अंबानी के पास पैसा ज्यादा है। तो कैसे पता चलता है कि जब उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको चेक किया जाता है, पता चलता है कि सर टाटा के पास इतना प्रॉफिट हुआ है, अंबानी के पास इतना है, तो किसका प्रॉफिट कम है, किसका प्रॉफिट ज्यादा है। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या हो जाते हैं, हमें कंपैरिजन करने में भी आसानी हो जाती है। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में। और एक चीज और, प्लानिंग। क्या चीज, प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, ये समझते हैं। अगर प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, जब आप प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं तो आगे आपको क्या करना है, फ्यूचर में आपको बिजनेस कैसे करना है। ठीक है, कौन से डिसीजंस लेने चाहिए और कौन सी चीज पर रेक्टिफिकेशन करना चाहिए, मतलब कि किस वजह से आपकी प्रॉफिट कम आई, किस वजह से आपके प्रॉफिट में रुकावट आई। ठीक है, या आपने कहां, आपके स्टॉक कितना मेंटेन करना था, आपने ज्यादा मेंटेन कर लिया तो आपको कम मेंटेन करने की जरूरत थी, या आपको शॉर्टेज ऑफ स्टॉक हुई तो ये भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट पता कर लेता है। सॉरी, तो ये सारी चीजें पता करने के लिए प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। प्लानिंग कैसे की जा सकती है, जब तक आप अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं अपने बिजनेस के लिए। अगर आपको कोई भी प्लानिंग करनी है कि बिजनेस में आगे कैसे बढ़ना है तो आप अकाउंट्स बनाए होंगे तो आपको बहुत आसानी होगी कि आपको प्लानिंग कैसे करनी है। जनरली आप इतने भी ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं, ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारे हैं। ठीक है, कंपैरिजन करना, एविडेंस करना, ठीक है, एविडेंस भी बनाना, ठीक है, तो लेकिन ये है कि इतने भी ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत है, सफिशिएंट है। अब इसकी बात करें लिमिटेशंस की, एडवांटेज की। हाँ, एक चीज और, अगर एडवांटेज की बात करोगे, ऑब्जेक्टिव ही एडवांटेज बन जाता है, याद रखना। अगर तुम एडवांटेज लिखना चाहते हो और एडवांटेज नहीं आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव ही आपके एडवांटेज बनते हैं। अगर आप देखेंगे आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज लगभग सेम मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव जो कि आपको हेल्प कर, जितनी भी चीज हेल्पफुल है वही एडवांटेज है, तो ऑब्जेक्टिव ही आपके एडवांटेज है। तो आप ऑब्जेक्टिव को लिख दीजिए, वही आपके एडवांटेज है। अब इसकी डिसएडवांटेज की बात करें, ठीक है, जो कि लिमिटेशन है। क्या है, लिमिटेशन। तो अगर लिमिटेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले लिमिटेशन क्या है कि ये सिर्फ फाइनेंशियल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। क्या रिकॉर्ड करता है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ऑनली। मतलब ये कि बिजनेस में कई ऐसी चीजें होती हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं होती। जैसे अगर स्ट्राइक हो जाए किसी कंपनी में स्ट्राइक हो रहा है तो बिजनेस है, जैसे ये बिजनेस है और यहाँ के बंदों ने स्ट्राइक कर दिया बिजनेस के बाहर खड़े होकर, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो ये पता है कि ये स्ट्राइक से बिजनेस का इफेक्ट हो रहा है, लेकिन ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब खाली जो इन टर्म ऑफ मनी होते हैं, इन टर्म ऑफ मनी होते हैं, वो उनको रिकॉर्डिंग करता है।
तो ये पहला सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, ठीक है, और किसी को रिकॉर्ड नहीं करता। इसका दूसरा, अगर आप इसको इस तरीके से भी लिखना चाहें कि क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव नेचर, क्या चीज, क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव नेचर। इसके दूसरे पॉइंट को अगर बात करें तो ये है कि ये इट रिकॉर्ड ओनली, सॉरी, क्वांटिटेटिव नेचर ट्रांजैक्शन, क्वांटिटेटिव नेचर ट्रांजैक्शन एंड इग्नोर क्वालिटिव नेचर ट्रांजैक्शन। मतलब ये कि अगर मान लो, इमेजिन करो कि आपके पास कोई बिजनेस में कार है, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है उस पर ध्यान मत देना। अगर बिजनेस में कार है और ये कार BMW है, ठीक है, और इसकी कीमत 40 लाख है, क्या है, 40 लाख। अभी आपको नहीं पता इसके बारे में, लेकिन मैं बता रहा हूँ, बहुत समझिएगा। अगर आपके पास कोई बिजनेस है, बिजनेस में कार है, तो आपको उस कार को दिखाना पड़ता है कि कितने की कार है, लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे कि BMW, उसमें सिर्फ कार की वैल्यू लिखी होगी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो कार कौन सी है, किस क्वालिटी की है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर आपके पास स्टॉक भी है तो स्टॉक किस क्वालिटी का है उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ स्टॉक की वैल्यू कितनी है वो रिकॉर्ड होगा। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि क्वालिटी को इग्नोर करता है। कोई भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को पढ़ेगा तो उसे ये नहीं पता चलेगा कि आपने जितनी भी चीजें, रिसोर्सेज यूज की हैं वो किस क्वालिटी की हैं। वो सिर्फ इतना पता कर पाएगा कि आपके पास कितने की रिसोर्सेज हैं जो आप यूज कर रहे हैं, वो आपकी क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज कभी नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो बुक्स ऑफ अकाउंटिंग की ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि वो क्वालिटी इग्नोर करता है, ठीक है, क्वालिटी को इग्नोर करता है, सिर्फ क्वांटिटी को रिकॉर्ड करता है। इसमें एक चीज और है, अब थर्ड पॉइंट, पर्सनल बायस। पर्सनल बायस का मतलब क्या है, चीजें अपने हिसाब से रिकॉर्ड की जाती। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं, मैनेजर जो बोल दिया या वो बोल दिया, मतलब कि ओनर जो बोल दिया उसके हिसाब से रिकॉर्डिंग हो जाती है, ठीक है। ये पर्सनल बायस के बेस्ड हो जाता है। इसके बाद एक और चीज है, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन। अब प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन की बात क्या करें, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है। मतलब ये आप ना, आपको पता है आप अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते जब तक आपको प्रिंसिपल एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ना आए। रूल्स एंड रेगुलेशन अकाउंटिंग में 14 से 15 प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, 14 से 15 प्रिंसिपल्स हैं जिसको आपको जानना ही पड़ेगा। इसके बिना जाने आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है कि इसको करने के लिए आपको नॉलेज रिक्वायरमेंट पड़ेगी, नॉलेज बिना आप इसको नहीं कर सकते। जैसे कि आप अकाउंटिंग करना चाहते हैं, आपको पता ही नहीं है कि इसका नियम क्या है, तो आप अकाउंटिंग कर ही नहीं पाएंगे, गलत हो जाएगा, चीजें गलत निकलेगी। आपको लगेगा कि वो सही है, लेकिन चीजें कई बार गलत हो जाती हैं। तो इसको प्रिंसिपल्स, इसके प्रिंसिपल्स के बिना भी हम लोग अकाउंटिंग नहीं कर सकते। तो हमें ये पता हो गया कि इसको रिक्वायर्ड करने के लिए नॉलेज रिक्वायरमेंट होती है। क्या चीज, नॉलेज रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायर्ड हायर नॉलेज एंड नोन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन टू प्रिपेयर अकाउंटिंग। इसके बिना आप नहीं कर सकते, ठीक है। एक चीज और, ये जो मैं लास्ट अब आपको लिमिटेशन बताने जा रहा हूं, ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है। इसके ऊपर कई चीजें बनती है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग होती है। मैं जो बताने जा रहा हूं उसको समझिए। हिस्टोरिकल बेस्ड होता है। मतलब ये अकाउंटिंग हमेशा हिस्टोरिकल बेस्ड होता है, इसमें चीजें अपडेट नहीं होती। कैसे, जैसे इमेजिन करो आप ना बिजनेस कर रहे हो और 2010 में कोई जमीन खरीदी, आप बिजनेस कर रहे हो और आपने 2010 में कोई जमीन खरीदी, लैंड खरीदी जिसकी कीमत थी 10 लाख रुपए। तो पता है
2020 भी आ जाएगा ना तो इसकी कीमत 10 लाख रुपए ही रहेगी। ये आप बढ़ा नहीं सकते इसको, ये बढ़ेगा ही नहीं। ये 10 लाख का 10 लाख ही रहेगा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में। आप 2010 का अकाउंट बनाओगे तो भी लैंड की कीमत क्या दिखाओगे, 2010 का अकाउंट दूंगा तो भी लैंड की कीमत कितनी दिखाओगे, 10 लाख। और जब आप 2020 का बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओगे तो भी लैंड की कीमत कितनी दिखाओगे, 10 लाख। तो इसका मतलब ये है कि ये अपडेट नहीं करता, ये हिस्टोरिकल बेस चलता रहता है। इसमें इन्फ्लेशन नहीं आता, मतलब कि चीजों के दाम बढ़ रहे हैं तो आपके एसेट के दाम ऑटोमेटिक बढ़ा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जितने में जो सामान खरीदते हो, अगर फिक्स एसेट इसमें एक पॉइंट होता है, डेप्रिसिएशन होता है, उसको छोड़ देंगे अभी, क्योंकि जैसे जमीन के बारे में बात करें तो ये अगर जमीन कोई खरीदे हो तो वो अगर 10 लाख में है तो 10 लाख ही लिखा रहेगा, उसको आप बढ़ा नहीं सकते। घटेगा लेकिन बढ़ा नहीं सकते। वैल्यू, कुछ चीजों की वैल्यू घटती है तो उसको घटाएंगे, लेकिन मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं, सिस्टमैटिक मैनर में घटाना पड़ता है, उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, तो वो हम आगे जाके सीखेंगे। लेकिन अगर वैल्यू जमीन की कीमत बढ़ रही है तो बढ़ा नहीं सकते, इसमें इन्फ्लेशन अप्लाई नहीं होता। इसी के लिए इसके हायर एजुकेशन में, जब हायर एजुकेशन में आप जाएंगे तो इसके ड्रॉबैक के लिए एक इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बना हुआ है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बना हुआ है। अकाउंटिंग की ड्रॉबैक की वजह से इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बना हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ड्रॉबैक्स है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, खाली इसमें क्वालिटी को भूल जाता है, पर्सनल बायस हो जाता है, और इसमें रेगुलेशन चाहिए, हिस्टोरिकल बेस्ड होता है। क्या बेस्ड होता है? हिस्टोरिकल बेस्ड होता है, हिस्टोरिकल बेस्ड होता है। इग्नोर करता है इन्फ्लेशन को। क्या इग्नोर करता है? इन्फ्लेशन को। अपडेट नहीं करता एसेट को, ठीक है, एसेट की वैल्यू को अपडेट नहीं करता, ठीक है। आई वाज, तो ये आज की क्लास में हमने ये सारा क्लियर कर लिया। अब हम अगली क्लास में अकाउंटिंग टर्म पढ़ेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग टर्म क्या होता है, ये सारी चीजें अगली क्लास में। ये आपको क्लास कैसी लगी अपने फ्रेंड्स लोग से जरूर शेयर करिएगा, और ये टॉपिक आप पढ़िएगा, और अपनी बुक, कोई भी बुक रेफर करनिएगा, और ये देखिएगा क्या ये सारी चीजें आपको मिल रही कि ना, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।